चलिए, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर एक बार फिर से दबाव बना दिया है। ट्रंप प्रशासन ने सभी देशों को कहा है कि अमेरिका को टैरिफ पर राहत से जुड़े सभी प्रस्ताव 4 जून तक सौंपें। ट्रंप प्रशासन की तरफ से ये दबाव ऐसे समय पर बनाया जा रहा है जब ट्रेड डील के लिए अमेरिका की भारत सहित कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। ट्रंप ने लिबरेशन डे टैरिफ पर दुनिया भर के देशों को 90 दिन की जो छूट दी हुई है वो 8 जुलाई को समाप्त हो रही है। सर, इस दबाव की रोशनी में अगर हम भारत के साथ जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है उसको कैसे देखा जाए और अमेरिका आखिर में चाहता क्या है? डोनाल्ड ट्रंप अब खुद दबाव में हैं और विपुल जी उस दबाव को वो बाकी उन देशों की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं जिनके साथ उनकी टैरिफ की बातचीत चल रही। डोनाल्ड ट्रंप का दबाव यह है कि जून के पहले हफ्ते में फेडरल अपील कोर्ट में उनके टैरिफ पर जो स्टे मिला है उस पर सुनवाई होगी। फेडरल अपील कोर्ट अगर इस स्टे को खारिज कर देता है इस स्टे को बनाए रखता है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और इसे खारिज कर देता है तो ट्रेड कोर्ट का फैसला प्रभावी होगा और टैरिफ का क्रियान्वयन अमल रुक जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून की समय सीमा तय की और ये कहा है कि जिन देशों के साथ संधि की वार्ताएं चल रही हैं वो खुलकर बताएं कि वो अमेरिका को क्या दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये बताना चाह रहे हैं कि टैरिफ से बचने के लिए वो क्या के लिए दुनिया के देश क्या दे सकते हैं। दुनिया के देश ये भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले कि टैरिफ पर कोई बड़ी कानूनी लड़ाई, अदालती लड़ाई शुरू हो और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई बड़ा झटका अमेरिका की अदालत से आए उससे पहले वो संधियों पर बातचीत कर लेना चाहते हैं। 8 जुलाई को जो ट्रंप ने टैरिफ किए थे उनकी छूट की समय सीमा 8 जुलाई को खत्म हो रही है। ईयू, जापान और भारत के साथ प्रमुख समझौते हैं जिन पर बातचीत जारी है और ये 3 ही बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ चर्चा हो रही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि टैरिफ को रोकने के लिए कोल पर भरोसा ना करें, इशारा इस तरफ किया है। भारत के साथ बात थोड़ी उलझी हुई है। भारत के साथ अभी तक परिस्थितियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। भारत ये चाहता है कि अमेरिकी माल के लिए, सामान के लिए भारतीय बाजार खोला जाए। भारत चाहता है कि 35% तक ड्यूटी रखी जाए। अमेरिका 0 ड्यूटी चाहता है। स्टील एल्युमिनियम के टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका दोनों WTO में पहुंच ही गए हैं। भारत ने WTO में स्टील एल्युमिनियम पे जो टैरिफ बढ़ाए गए जिनके बारे में कल हमने विस्तार से बात की थी उन पर WTO में अपील की थी। अमेरिका ने उसे खारिज कर दिया है। भारत के साथ अभी कोई ठोस समझौता नहीं है बन पाया, लेकिन गति पकड़ती दिख रही हैं वार्ताएं। भारत जवाबी टैरिफ से बचना चाहता है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि थोड़ा दबाव बनाने से भारत की तरफ से बेहतर रियायतें ली जा सकती हैं। इसके अलावा जापान और EU के साथ वार्ताओं में कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई। जापान के साथ चौथे दौर की वार्ता पर पिछले हफ्ते खत्म हुई और जापान के वार्ताकार खाली हाथ वापस लौट गए और उन्होंने कहा कि अमेरिका कोई बड़ी रियायत देने के पक्ष में नहीं है। EU के साथ तो टकराव की स्थिति है। ऐसा माना जा रहा है कि जो स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ आए हैं उसमें EU जवाबी कार्रवाई कर सकता है 2018 की तरह। हालांकि ब्रसेल्स में EU के ट्रेड कमिश्नर और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के बीच अगले 1-2 दिन में बातचीत होने की संभावना है जहां से कोई संकेत निकलेंगे। तो फिलहाल अभी कोई ऐसी प्रगति नहीं है जिससे 4 जून तक कोई प्रस्ताव तैयार होकर डोनाल्ड ट्रंप की मेज पर पहुंच जाए कि दुनिया के देश उनके साथ संधि में इन चीज़ों पर बातचीत करना चाहते हैं। सर, लेकिन सवाल आप सबसे बड़ा ये है कि अगर मान लीजिए 4 जून की डेडलाइन पूरी नहीं होती है तो फिर वहाँ से संभावनाएं क्या दिखाई दे रही हैं? विपुल जी, तारीखों का बड़ा करीबी खेल है। दुनिया के देश हिचक गए हैं अदालती मामलों में टैरिफ के पहुंचने के बाद। उनको लगता है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जिन अधिकारों के तहत ये टैरिफ लगाया है ना, जिन इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत, उन्हें वो संवैधानिक नहीं है और अमेरिका की अदालतें इसे स्वीकार नहीं करेंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकारों को कांग्रेस के अधिकारों से बड़ा कर दिया, क्योंकि टैरिफ लगाने का, कॉमर्स के फैसले लेने का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस को है। तो दुनिया के देश थोड़ा रुक कर, ठहर कर इस नतीजे को देखना चाहते हैं कि अमेरिकी अदालतों में फैसला क्या हुआ है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का दबाव यह है कि जब तक फैसला आए तब तक संधि पर दस्तखत हो जाए, फिर तो देश बंध जाएंगे संधि करते समय और उसके बाद हम टैरिफ लागू कर सकेंगे। इसलिए विश्व व्यापार में बंटवारा हो रहा है। कुछ छोटे देश बातचीत में आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी देश अभी इंतजार करने के मूड में है।
डोनाल्ड ट्रंप के पास ये है कि वो टैरिफ का डर दिखाकर देशों को जल्दी से जल्दी राजी कर लें। ऐसा लग रहा है कि यूरोप और जापान से जवाबी शुल्क लगाए जा सकते हैं जब तक कि टैरिफ को लेकर तस्वीर साफ नहीं होती। इधर राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी बहस हो रही है, व्यापार नीति पर भी बहस हो रही है। संकेत है कि भारत वियतनाम जैसे देशों के साथ आखिरी मिनट पर डील संभव है, लेकिन जापान और ईयू के साथ तत्काल संधि हो पाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की 4 जून पर तक प्रस्ताव आ जाएंगे, इसकी संभावनाएं हमें सीमित दिखाई देती हैं। दूसरी चीज, ट्रंप अपने एक और मामले में उलझे हुए हैं। उन्हें जुलाई तक की समय सीमा से पहले अपने टैक्स बिल को भी मंजूर कराना है, जो बिग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल टैक्स बिल है, जिस पर रिपब्लिकन में भी मतभेद है और उन्हें समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अपने टैरिफ्स को लेकर कानूनी लड़ाई में और दूसरी तरफ अपने सबसे बड़े टैक्स कट बिल को लेकर अपनी पार्टी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी दुनिया के देश व्यापार वार्ताकार बहुत करीब से देख रहे हैं। तो अब 8 जुलाई की नहीं, 4 जून की समय सीमा पर निगाह लगाने की जरूरत है हम लोगों को। विपुल जी, हमें देखना होगा कि 4 जून तक दुनिया का कौन सा देश डील का मसौदा लेकर डोनाल्ड ट्रंप की मेज तक पहुंच गया। क्या भारत ने अपनी डील का मसौदा रखेगा, जापान या ईयू अपने डील के मसौदे को लेकर आएंगे? और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वैसा ही करेंगे उन देशों के साथ जो उन्होंने स्टील और एल्युमिनियम टैरिफ के साथ किया है, लगाने के बाद हटाए थे और हटाने के बाद फिर लगा दिए? जी, इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता की बैठक असफल रहने के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। भाव में उछाल है। ब्रेंट क्रूड का भाव $65 पर बैरल के करीब पहुंच गया। साथ में WTI क्रूड $63 के करीब है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद सोमवार को टर्की में दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता के लिए बैठक हुई, लेकिन ये बैठक 1 घंटा भी नहीं चल पाई। सर, रूस यूक्रेन की बातचीत असफल होने के बाद अब बाजार यहाँ से क्या देख रहा है और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की क्या यही एक वजह रही है और भी कई सारे कारण हैं यहाँ पर? देखिए, अमन की कोशिशों को फिर कोई मौका नहीं मिला। युद्ध के बीच अजीब सी परिस्थिति थी। रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमला भी कर रहे थे और दोनों के प्रतिनिधि इस्तांबुल में बातचीत भी कर रहे थे। बातचीत होने में कोई शांति समझौता होने की संभावना ना के बराबर थी, क्योंकि आक्रामकता इतनी अधिक है कि दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि यूक्रेन ने जो हमला किया है रूस पर, और खासकर रूस की 30-35% जो एयरफोर्स है, एयर पावर है, उसको उस पर हमला किया है, उसका रूस जवाब कैसे देगा? दुनिया इस बात का इंतजार कर रही थी। इसलिए इस वार्ता में कुछ नहीं निकला, केवल बंदियों के आदान प्रदान पर एक टोकन बातचीत हुई। तो अब यहाँ से 2 परिस्थितियाँ दिख रही हैं बाजार को, और इसलिए विपुल जी पूरा दिन भर आज हमने देखा, सुबह से कल शाम से देखा कि बाजार अपने एज पर हैं बराबर। बाजार बिल्कुल धुरी पर टिके हुए हैं, जरा सा ऊपर जाते हैं और उसके बाद फिर अचानक किसी आशंका का, अनिश्चितता का डर खींचकर नीचे ले आता है। इंडिया विक्स की परिस्थिति सुबह आज हमें ऐसी ही दिखाई दे रही थी। अब इस वार्ता के असफल होने के बाद अगली कोई वार्ता की योजना नहीं है। इंतजार यूरोप को इस बात का है कि रूस क्या यूक्रेन के हमले का जवाब देगा, कैसे देगा, कब देगा, किस तरह से देगा और कितना बड़ा हो सकता है, या रूस हमला नहीं करेगा, इंतजार करेगा। दोनों तरीके की परिस्थितियां हैं, लेकिन बाजार और निवेशक बिल्कुल अपनी कुर्सियों के कोने पर हैं कि आगे परिस्थिति क्या बनती है। दूसरी बड़ी चीज़ है कि कच्चे तेल की कीमतों में जो थोड़ी तेजी हमें दिखाई दी, उसके पीछे रूस और यूक्रेन युद्ध में नए संघर्ष की तो संभावना है ही, इसके अलावा ईरान को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। 2 बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जिनके बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी। एक तो ईरान ने अंततः अमेरिका के साथ रिश्ते या संधि का प्रस्ताव खारिज कर दिया और उसने कहा कि पहले उससे सारे प्रतिबंध हटाए जाएं ईरान से, तब संधि पर बातचीत होगी। आपको याद होगा रूस भी लगभग ऐसी शर्त रख चुका है 3 दिन पहले कि शांति वार्ता तब होगी जब उससे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। दूसरी बात ये हुई कि जो एक गोपनीय रिपोर्ट आई, जिस गोपनीय रिपोर्ट के बाद ये पता चला कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता है, 1 नहीं 10 बम बनाने की क्षमता है और न्यूक्लियर एनरिचमेंट कार्यक्रम चलता रहा है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि इजराइल आने वाले दिनों में ईरान के साथ किसी टकराव में उतर सकता है, बल्कि ईरान से जो संकेत आ रहे हैं कि ईरान की सेना ऐसे किसी हमले को रोकने की तैयारी में लग गई है। तो ये दूसरा बड़ा घटनाक्रम था। इस दूसरे बड़े घटनाक्रम के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर हमने लंबे समय बाद बढ़ोतरी देखी। हालांकि डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन ऐसी बिल्कुल नहीं है जो कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा सके, क्योंकि ओपेक के देशों ने 4,11,000 बैरल पर डे के उत्पादन बढ़ाने का फैसला कर लिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें कमजोर हैं। लेकिन इस आपको पता है कि कच्चे तेल की कीमतें डिमांड सप्लाई से जितनी प्रभावित होती हैं, जियोपॉलिटिकल संघर्षों से उतनी ही इन्फ्लुएंस होती। तो आज हमने कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखी।
पर ये दो ऐसे घटनाक्रम हैं जो अगले 24-48 घंटों में अभी से लेकर इस वीक के एंड तक दुनिया भर के बाजारों को अधर में लटका कर रखेंगे। बिल्कुल।